ऑडियो एड पुस्तकालय सच्चे देवालय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कौशल और निष्ठा का समन्वय। धकेल गाड़ी पर लगे हुए साइन बोर्ड अपना परिचय आप दे सकते हैं। आवाज लगाकर या बोलकर भी अपना प्रयोजन बताया जा सकता है। बाजार में नई वस्तुओं की बिक्री के लिए एजेंट या प्रचारक गण बड़ी प्रभावशाली और लच्छेदार भाषा में अपनी कंपनी के उत्पादनों का प्रचार करते हैं और इसी पद्धति से नए नए उत्पादनों को लोकप्रिय बनाते हैं। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए प्रचार कार्य जिनमें कि लोगों की जेब से पैसा जाता है तब सफलतापूर्वक चल सकते हैं। तो फिर क्या कारण है कि विशुद्ध परमार्थ से किया जाने वाला साहित्य प्रचार का कार्य सफल न हो सके? कई लोग प्रारंभ में मिलने वाली असफलताओं से हतोत्साहित हो जाते हैं और बड़े उत्साह से आरंभ किए गए चल पुस्तकालय को थोड़े दिन चलाने के बाद रोक देते हैं। उसका कारण निष्ठा का अभाव नहीं है, वस्तुतः उनमें निष्ठा होती है, किंतु प्रारंभ में आशा के अनुरूप सफलता न मिलने से उत्साह मंद पड़ जाता है। इसके लिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, वरन अपनी कार्यशैली में कुशलता लाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि व्यावसायिक प्रयोजन के लिए एजेंट और प्रचारक लोग केवल अपने वाक कौशल के द्वारा अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। फिर अपने साथ निष्ठा, कार्य के प्रति श्रद्धा, परमार्थ प्रयोजन के लिए ध्येय शक्ति का संबल उपलब्ध रहता है। उसके साथ कार्य कौशल मिल जाए तो सफलता और सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार निष्ठा और कौशल का समन्वय कर जन क्षेत्रों में चल पुस्तकालय खड़ा किया जाए। उस क्षेत्र में पहुंचकर बोलकर जब लोगों को परिचय दिया जाता है तो लोग धकेल के आसपास खड़े हो जाते हैं। जो लोग चल पुस्तकालय के आसपास आकर खड़े हो जाएं, उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जा सकती हैं। घर पर लगाने के लिए पोस्टर और चित्र दिए जा सकते हैं। लोगों से वार्तालाप द्वारा उनकी रुचि मालूम की जा सकती है। उन्हें सत् साहित्य की आवश्यकता और महत्ता बताई जा सकती है। अर्थात इस तरह के कितने ही उपाय किए जा सकते हैं जिनसे जनसाधारण को इस साहित्य की ओर आकृष्ट किया जा सके। परिचय द्वारा आकर्षण उत्पन्न करने के साथ ही उन्हें विक्रयार्थ पुस्तकों का परिचय भी दिया जा सकता है और उनमें लिखे हुए प्रतिपादन का महत्व समझाया जा सकता है। साप्ताहिक अवकाश के दिन तो पूरे समय ही यह चल पुस्तकालय चलाया जा सकता है। उस दिन दफ्तर बंद होंगे तो बाजार खुला होगा, बाजार बंद हो तो दफ्तर खुले रहेंगे। वहां जाकर युग निर्माण अभियान का प्रयोजन तथा उसके साहित्य का विवरण बताया जा सकता है। चल पुस्तकालय कार्य पद्धति। जिन लोगों का स्थान निर्धारित है, पता स्थिर है और परिचय अच्छा है, उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जा सकती हैं और वापस लेने का दिन, समय, स्थान निश्चित किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छी तरह परिचित हों उन्हें ही पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाएं। अन्यथा अपरिचित व्यक्तियों को देने पर उनसे वापस लेने में कठिनाई भी उठानी पड़ सकती है। लोग पढ़ते समय पुस्तकों को मोड़ तोड़कर खराब भी कर सकते हैं। कितनी भी सावधानी बरती जाए तो भी कई व्यक्तियों के हाथ में जाने पर अनेकों बार पन्ने पलटने से पुस्तक पर कुछ तो असर पड़ता ही है। पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकें अलग रखी जा सकें तो अच्छा ही है। अखंड ज्योति और युग निर्माण पत्रिकाओं के पुराने अंक भी कागज के कवर चढ़ाकर रखे जा सकते हैं और उन्हें परिचित व्यक्तियों को पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। जिन्हें पुस्तकें अथवा पत्रिकाएं पढ़ने के लिए दी जाएं, उनके नाम, देने की तारीख और वापस लेने का दिन किसी कॉपी या रजिस्टर में नोट कर लिया जाए। अन्य अपरिचित व्यक्तियों को जिनके स्थान पते निर्धारित नहीं हैं, उन्हें वहीं खड़े हुए या बैठकर पढ़ने योग्य चीजें ही दी जा सकती हैं। इस बीच चल पुस्तकालय चलाने वाले कार्यकर्ता को चाहिए कि वह वार्तालाप द्वारा लोगों में युग निर्माण साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करता रहे। आमतौर पर लोगों को उच्च विचारों की शक्ति एवं उपयोगिता का ज्ञान नहीं होता, इसलिए सत् साहित्य की ओर उनकी अभिरुचि ही नहीं जगती। चल पुस्तकालय चलाने वालों को संभाषण, वार्तालाप और उद्घोषणा द्वारा लोगों में इस ओर अभिरुचि उत्पन्न करते रहना चाहिए। इसके बाद जिनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो उन्हें ही यह साहित्य दिया जाना चाहिए। अन्यथा जबरदस्ती देने पर तो वे उपेक्षा से इधर उधर डाल देते हैं और पीछे वापस मिलने में कठिनाई होती है।
चल पुस्तकालय चलाने वाले लोग से भी कार्यकर्ता को इस सूझबूझ से संपन्न भी होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कैसा साहित्य दिया जाए। यदि लोगों को उनकी समस्याओं पर समाधान परक मार्गदर्शक देने वाला साहित्य दिया जाए तो उससे उनमें सत साहित्य के प्रति रुझान भी उत्पन्न होगा। अन्यथा वे दी गई पुस्तकों को अनमने भाव से पढ़ेंगे, बिना पढ़े लौटा देंगे और अथवा दोबारा लेंगे ही नहीं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त है, उपलब्ध साधन उसे कम मालूम पड़ते हैं, वैसी परिस्थितियों में उसे साधना उपासना का महत्व समझाने वाली पुस्तकें दी जाएं तो अपेक्षाकृत उसे कम प्रभावित करेंगी, कारण कि आर्थिक समस्याओं ने तो उसे उसके चित्त को त्रस्त और व्याकुल बनाया हुआ है। साधना उपासना में उसकी कोई गहन रुचि नहीं होती, अतः वे या तो इस तरह के का साहित्य पढ़ते ही नहीं और पढ़ते भी हैं तो साधना उपासना की ओर केवल इसलिए आकृष्ट होते हैं कि उनसे अपनी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जब वैसी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो निराशा, अवसाद और अरुचि आदि जैसी प्रतिक्रियाएं ही होती हैं। इसके विपरीत यदि लोगों को उनकी समस्याओं से संबंधित साहित्य दिया जाए तो उससे जो प्रकाश मिलता है वह पाठक को उस विचारधारा की ओर प्रभावपूर्ण ढंग से आकृष्ट करता है। चल पुस्तकालयों पर इस प्रकार का साहित्य ही रखा जाना चाहिए जिसमें कि मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं का सुलझा हुआ समाधान और जीवन के समस्त पक्षों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश मिलता हो। ऐसी पुस्तकों में से ही व्यक्ति की रुचि और स्थिति का अनुमान लगाकर उसके लिए कौन सी पुस्तक उपयुक्त हो सकती है यह निश्चय कर देना चाहिए। सरल, सुगम, श्रेष्ठ। सीधे एकदम कोई पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी जाए तब तो यह स्थिति भी आ सकती है कि वह पुस्तक पाठक की किसी समस्या का हल न करे या उसकी रुचि की न हो, किंतु उससे वार्तालाप किया जाए, उसका परिचय प्राप्त किया जाए और शालीनता पूर्वक यह भी पूछ लिया जाए कि आपको किस तरह का समाधान या विचार प्रेरणा देने वाली पुस्तक चाहिए, अथवा प्रस्तुत पुस्तकों में से अपनी पसंद की कोई पुस्तक चुन लें तो यह ज्यादा व्यावहारिक होगा। ज्ञान प्रसार की, जीवन निर्माणकारी साहित्य के विस्तार की यदि मन में टीस जगा दी जाए तो चल पुस्तकालयों का आरंभ और संचालन जरा भी कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यस्त जीवन में से भी 2-3 घंटे का समय आसानी से निकाल सकता है। किसी भी कार्य के लिए साधनों का अभाव अथवा परिस्थितियों की प्रतिकूलता कभी भी बाधक नहीं रही है। उत्साह और लगन ही किसी कार्य को सफल बनाते हैं तथा उनका अभाव ही किसी उद्देश्य को विफल करता है। आए दिन गांवों में देवालय और मंदिर बनते रहते हैं, उनमें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कोई कोई मंदिर ही ऐसे होते हैं जिन्हें कि कोई संपन्न व्यक्ति बनाते हैं, अन्यथा अधिकांश मंदिर साधनहीन सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा ही तैयार कराए जाते हैं। यद्यपि अधिकांश मंदिरों में जनहित के कोई उल्लेखनीय क्रियाकलाप भी नहीं चलते, किंतु उत्साह और श्रद्धा के बल पर हजारों रुपयों की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। जबकि चल पुस्तकालय जैसे उपयोगी सद्ज्ञान प्रचार माध्यम में तो कुछ 100 रुपए ही लगते हैं, कुछ 100 भी नहीं। कई स्थानों पर तो 150-200 रुपये में ही धकेल गाड़ी तैयार कर साहित्य प्रचार प्रारंभ कर देने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। उसके लिए साइकिल की 4 पहियों वाली खुली धकेल गाड़ी 150-200 रुपए में तैयार करा ली गई और साधनों के अभाव में आपस में ही किताबें मांगकर इकट्ठी कर ली गईं। इस पद्धति को अपनाकर सामान्यतः साधनहीन परिस्थितियों में भी चल पुस्तकालय तैयार किया जा सकता है। धकेल गाड़ियों में लगने वाले पहिए अलग होते हैं और महंगे आते हैं, तो उनके स्थान पर साइकिलों में लगने वाले पहिए खरीद लिए जाएं, जो अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते हैं। ट्यूब टायर वाले पहियों के स्थान पर रबड़ के आवरण वाले पहिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनकी धकेल गाड़ी बनाई जा सकती है। धकेल पर छत न रखकर उसे खुली बनाकर भी कम साधनों में काम चलाया जा सकता है तथा पुस्तकों को धूप, हवा, वर्षा आदि से बचाने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सत साहित्य की आवश्यकता और सद्ज्ञान की महत्ता समझने वाले संपन्न और समर्थ व्यक्ति यदि चाहें तो अकेले ही चल पुस्तकालय की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि वैसा ना हो सके तो 25-30 आदमी 10-20 रुपए इकट्ठे कर आसानी से चल पुस्तकालय की व्यवस्था कर सकते हैं। कैसा साहित्य रखें? इस व्यवस्था के साथ ही यह प्रश्न भी उठता है
कि जीवन निर्माणकारी दिशा और प्रेरणा देने वाला साहित्य कहाँ से प्राप्त किया जाए। बाजार तो सस्ते रोमांटिक, जासूसी और रोमांचकारी उपन्यासों, कहानियों से भरे पड़े हैं। दुकानों में प्रायः घटिया स्तर की पुस्तकें ही पड़ी रहती हैं। लगता है अच्छा साहित्य कहीं छपता ही नहीं है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। घटिया स्तर की पुस्तकें अधिक लोकप्रिय तो हैं, किंतु अच्छे साहित्य को पढ़ने वाले परिष्कृत रुचि के व्यक्ति भी हैं। उसी प्रकार अधिकांश प्रकाशक बाजारू साहित्य छापते भले रहे हों, अच्छा साहित्य प्रकाशित करने वाले प्रकाशक भी हैं। सत्प्रेरणा देने और सद्विचार, सद्भावनाएं जगाने वाला साहित्य कहाँ से मिल सकता है, इसके लिए खोजबीन की जाए तो इस तरह का साहित्य पर्याप्त मात्रा में ढूंढ निकाला जा सकता है। बहुत से प्रकाशक केवल साहित्यिक और जीवन निर्माण की प्रेरणा देने वाली पुस्तकें प्रकाशित करने में ही अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं और बाजारू लीक से हटकर चलते हैं। परंतु चयन का ध्यान तो इस तरह की पुस्तकों में रखना चाहिए। यदि कोई व्यवसाय या व्यापार करना ही उद्देश्य होता तो चाहे जैसा साहित्य रखा और बेचा जा सकता था। बहुत से पुस्तक विक्रेता धकेल गाड़ियों पर किताबें रखकर बेचते भी हैं। बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर बहुत से दुकानदार पुस्तकें बेचने के लिए धकेल गाड़ियां उपयोग में लाते हैं। अधिक बिक्री कर ज्यादा पैसा कमाना जिनका लक्ष्य हो, उनकी बात अलग है, परंतु सेवा के उद्देश्य से चल पुस्तकालय चलाने वाले व्यक्तियों को विक्रय नहीं, प्रभाव और दिशा देने के लिए ही विचारोत्तेजक साहित्य अपने पास रखना चाहिए। विचार साहित्य में भी प्रतिगामी दिशा देने अथवा दिग्भ्रमित कर देने वाला साहित्य अपनी को प्रभाव छोड़ सकता है। अतः सही दिशा, सद्विचार और सत्प्रेरणाओं को जगाने वाला साहित्य ही रखा जाए। इसके लिए चल पुस्तकालय में रखी जाने वाली पुस्तकों का अध्ययन उसे चलाने वालों को पहले स्वयं कर लेना चाहिए। इस स्तर का निरापद और प्रेरणादायी विचारोत्तेजक साहित्य युग निर्माण योजना मथुरा से भी प्रकाशित किया गया है। युग निर्माण योजना द्वारा तो विचार परिष्कृत द्वारा ही नव निर्माण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अस्तु जीवन और जगत के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला विचारोत्तेजक साहित्य इस मिशन द्वारा सृजा और प्रकाशित किया गया है। लोग इस साहित्य की तुलना कार्ल मार्क्स के साम्यवादी प्रतिपादन से करते हैं। मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए जिन प्रबल तथ्यों का सहारा लिया, उनके आगे हर निष्पक्ष मस्तिष्क को झुकना पड़ता है। मार्क्स का प्रतिपादन कितना व्यावहारिक है और कितना अव्यावहारिक है, उनमें कितना सुधार और कितना संशोधन होना चाहिए, यह बात अलग है। यहाँ चर्चा उनके प्रतिपादन के प्रभावशाली ढंग की हो रही है। तथ्यों के आधार पर कुछ कहना बहुत ही प्रभावशाली ढंग है। उसी आधार पर किए गए प्रतिपादन से प्रभावित होकर करोड़ों व्यक्तियों ने उसे अपना युग निर्माण साहित्य में आज की परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान का जितना सुंदर और प्रभावशाली प्रतिपादन अध्यात्मवाद के आधार पर किया गया है, वैसा अन्यत्र शायद ही देखने को मिलेगा। मार्क्स ने वर्तमान समस्याओं का समाधान भौतिकवाद के आधार पर किया, किंतु युग निर्माण योजना में भौतिक समस्याओं का भी अध्यात्म के आधार पर जिस प्रकार समाधान सुझाया है, वह अपने आप में अनूठा है। आध्यात्मिक सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में समन्वित कार्यान्वित करने की संभावना का प्रतिपादन तथ्यों के आधार पर इस ढंग से किया है कि वह सीधा लोगों के गले उतर जाता है। यही कारण है कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों के मस्तिष्क इस साहित्य ने झकझोर कर रख दिए हैं और उनके हृदय व मस्तिष्क को बदल कर रख दिया है। आध्यात्म के सिद्धांतों को जीवन में उतारकर व्यक्ति और समाज की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है तथा जन जीवन में किस प्रकार सुख शांति प्राप्त की जा सकती है, युग निर्माण साहित्य से उसका मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। युग निर्माण योजना चल पुस्तकालय प्रयोग। लोक शिक्षण करने अथवा जनमानस को दिशा देने के लिए युग निर्माण साहित्य अपने आप में एक समग्र जीवन दर्शन के लिए प्रस्तुत है। युग निर्माण परिवार शाखाओं द्वारा तो इस प्रकार के चल पुस्तकालय कई स्थानों पर चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार सद्विचारों और सत्प्रेरणाओं का प्रवाहित करने के लिए चल पुस्तकालयों द्वारा किया जाने वाला जनसंपर्क दो दृष्टियों से लाभदायक होता है। एक तो चल पुस्तकालय चलाने वाले का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। लोग समझते हैं और देखते हैं कि ज्ञान रथ का संचालक अपना समय और श्रम एक अच्छे उद्देश्य के लिए लगा रहा है और वह उसके निजी लाभ के लिए नहीं, हमारे हित के लिए प्रयत्नशील है।
दूसरा लाभ लोगों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने की प्रेरणा और दिशा के साथ साथ ही समाज को भी ऊंचा उठाने की प्रेरणा मिलती है। बताया जा चुका है कि जनमानस को किसी कार्यक्रम का परिचय देने के लिए आयोजित होने वाले सम्मेलन से कभी कभी ही वैसा अवसर प्रस्तुत होता है और दूसरे उसमें भी सभी लोग लाभ उठा नहीं पाते। इसके साथ प्रतिपादन शैली भी गंभीरता के प्रभाव से संयुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि तब बात सभी लोगों को लक्ष्य कर कही जाती है और प्रतिपादन सामान्य हो जाता है। चल पुस्तकालय के साथ संवाद द्वारा जो प्रतिपादन किया जाता है वह सामान्य नहीं होता, उसमें व्यक्तिगत स्तर की चर्चा भी संभव है। जनसभाओं अथवा सम्मेलनों में किए जाने वाले प्रतिपादन प्रायः परिचयात्मक या विवेचनात्मक स्तर के होते हैं, किंतु व्यक्तिगत रूप से जो चर्चा की जाती है, जो संवाद होते हैं, वे अधिक प्रेरणा देने वाले होते हैं। चल पुस्तकालय के साथ जब 10-11 व्यक्तियों से चर्चा की जाती है तो वह वार्तालाप उपस्थित थोड़े से व्यक्तियों की मनोभूमि और रुचि देखकर निर्धारित किया जाता है। इससे उसका प्रभाव भी अधिक पड़ता है। इस प्रकार प्रतिदिन चलने वाले सम्मेलन, हर समय होने वाली गोष्ठी और चल पुस्तकालयों के साथ चलने वाले संवाद से विचारशील व्यक्तियों को जन जागृति की प्रेरणा और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए इसकी दिशा दी जाती रह सकती है। उनसे वार्तालाप करते हुए साहित्य देने, उसे पढ़ने का आग्रह करने और उनकी प्रतिक्रिया सुनने का अवसर भी चल पुस्तकालय के साथ मिलता रह सकता है। इस प्रकार विचारशील वर्ग से नियमित संपर्क बनने, उन्हें जन जागृति का संदेश सुनाने के साथ साथ भावनाशील और उत्साही व्यक्तियों को प्रशिक्षण देते रहने की प्रक्रिया भी जारी रखी जा सकती है। प्रायः लोग उन स्थानों पर नियमित जाने लगते हैं जहां उन्हें रुचि होती है। सर्कस और रामलीला के कार्यक्रम प्रायः एक ही ढर्रे के होते हैं, किंतु लोग उन्हें बार बार देखते हैं। मैजिक शो एकाध 2 बार देखने पर मालूम पड़ जाता है कि जादूगर प्रायः एक ही तरह की जादूगरी बताते हैं, किंतु कौतूहलवश लोग उन्हें बराबर देखे बिना नहीं रहते। फिर चल पुस्तकालय के साथ तो उपयोगी विचार और सुलझा हुआ परामर्श भी प्राप्त करते रहने का आकर्षण जुड़ा रहता है। वहाँ समझदार व्यक्तियों का इकट्ठा होना स्वाभाविक है और यह भी स्वाभाविक है कि जिन लोगों के गले बात उतरने लगे वे नियमित रूप से ही वहाँ आने लगे। ऐसे उत्साही व्यक्तियों का नियमित शिक्षण नव निर्माण के लिए कर्मठ कार्यकर्ता तैयार करने का प्रयोजन भी सिद्ध कर सकता है।